येस बैंक बहरान के मामले में सीबीआई ने राणा कपूर की अहलिया और उनकी बेटियों को भी मुलजिम बनाया है। डीएचएफएल प्रमोटर कपिल वाधवन को भी मुलजिम करार दिया गया है। न्यूज 18 ने राणा कपूर के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर तक रसाई हासिल की है। इससे पहले आज मुंबई में आधा दर्जन से जायद मकामात पर छापेमारी हुई है। राणा कपूर से जुड़े लोगों की इमलाक और मुख्तलिफ कंपनियों पर छापेमारी हुई। ईडी ने इंसदाद रिश्वत सतानी कानून के तहत कार्रवाई की है। आपको बता दें, सीबीआई ने 7 मार्च को एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने राणा कपूर के साथ साथ डीएचएफएल, डीओआईटी, अर्बन वेंचर्स के खिलाफ मुजरिमाना साजिश रचने, धोखाधड़ी और करप्शन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। राणा कपूर इस वक्त ईडी की हिरासत में है। ईडी ने राणा कपूर को तकरीबन 29 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके इतवार को अदालत में पेश किया था। अदालत से उन्हें 11 मार्च तक की ईडी की तहवील में भेजा है। हमारे साथ इस वक्त सर्वेश तिवारी हमारे नुमाइंदे बराह रास्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, काफी छापेमारी हुई है, येस बैंक के मामला जो है काफी गंभीर होता जा रहा है। क्या कुछ जो छापेमारी हुई, क्योंकि उनकी अहलिया और उनकी दोनों बेटियों को भी इसमें मुलविस पाया जा रहा है, मजीद क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए मुनिजा जी, यस बैंक भ्रष्टाचार मामले में सबसे बड़ी और अहम जो अभी ताजा आउटपुट ये आ रही है कि यस बैंक के इस पूरे भ्रष्टाचार घोटाले साजिश के मामले में महाराष्ट्र के नागपुर जो महानगर पालिका है, वहां उस महानगर पालिका का तकरीबन 95 करोड़ रुपया यस बैंक में फंसा हुआ है। ये ताजा जानकारी अभी मिल रही है। अगर इस पूरे मामले पर अगर नजर डालें तो इस पूरे मामले की जो शुरुआत हुई थी साल 2018 में जून महीने में हुए थे। उस समय जो डीएचएफएल कंपनी थी वो काफी लो डाउन चल रही थी और उस दौरान जो इसके प्रोप्राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं कपिल वाधवान, उनकी और यस बैंक के जो डायरेक्टर हैं राणा कपूर, इनकी मेलजोल के तहत 3,700 करोड़ रुपए जो है वो डीएचएफएल को दिए गए थे निवेश के तौर पे, और इस निवेश के बदले में 600 करोड़ रुपए राणा कपूर के दिए गए थे लाभ पहुंचाने के तौर पर, जो ये आरोप लग रहे हैं फिलहाल। और ये 600 करोड़ जो रुपए हैं ये डूइट अर्बन वेंचर्स नाम की कंपनी है, और इस कंपनी की मालिकाना जो मालकियत है वो राणा कपूर की तीनों बेटियां जो है, रोशनी की बात करें, राधा की बात करें, राखी की बात करें, इनकी मिल्कियत है। और इन तीनों बेटियों की 100% हिस्सेदारी इस बैंक में डूइट अर्बन वेंचर्स में कही जा रही है। अब अगर मामले की बात करें ईडी से लेकर सीबीआई तक, तो सबसे पहले ईडी ने अब तक राणा कपूर प्लस उनकी 3 बेटियां, उनकी वाइफ 5 ये, और डीएचएफएल के जो डायरेक्टर हैं कपिल वाधवान, इन 6 लोगों पर तहकीकात कर रही है, अपनी जांच कर रही है। फिलहाल जो राणा कपूर है उन्हें 11 मार्च तक हिरासत में लिया है। वहीं अब सीबीआई की बात करें, सीबीआई ने जो अपनी एफआईआर कॉपी में इन 6 लोगों के नाम दर्ज किए हैं, लेकिन ये मामला मुनिजा जी यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब इस मामले की छानबीन, आय से ज्यादा संपत्ति का मामले की जो छानबीन ईडी कर रही थी, अब इस मामले की अगली कड़ी सीबीआई से भी जुड़ गई है। सीबीआई अब इनकी जो 2000 करोड़ से अधिक संपत्ति लंदन तक बताई जा रही है, कई 20 से अधिक सेल कंपनियां बताई जा रही हैं। इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी रियासत इन्होंने आखिरकार किस बेस पे खड़ी, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, इन तमाम चीजों की छानबीन कर रही है। 11 तारीख तक जो ईडी ने रिमांड ली है राणा कपूर की, 11 तारीख के बाद इस मामले में कई नई कड़ियों की खुलने की संभावना हो सकता है कि जिस दौरान साल 2018 में 3,700 करोड़ रुपए का जब निवेश डीएचएफएल को दिया जा रहा था, तो क्या उस दौरान यस बैंक से जुड़े कई बड़े अधिकारी को भी इस बात की जानकारी होगी, न कि सिर्फ राणा कपूर को जानकारी होगी। क्योंकि किसी भी बैंक से जब एक बड़ा अमाउंट लोन के तौर पे या निवेश के तौर पर कहीं आउट होता है तो उसकी जानकारी कई अधिकारियों को होती है। तो इस मामले में यस बैंक के कई बड़े अधिकारी और भी पंजे में आ सकते हैं। वहीं वाधवान की बात करें तो वाधवान जिस तरह से 3,700 रुपए जो लिए थे वो अभी तक निवेश के तौर पर यस बैंक को नहीं लौटाया गया है, और ये जो 600 करोड़ रुपए का अमाउंट था जो लाभ पहुंचाने का जो एलिगेशन लग रहा है राणा कपूर और उनकी फैमिली पर, ये भी पूरी तरह से अभी तक क्लियर नहीं है कि आखिरकार ये रकम इन्होंने डूइट अर्बन वेंचर्स जो इनकी बेटियों के नाम पर कंपनी है, आखिरकार वो रकम लेकर इन्होंने किया क्या और किस बेस पर उन्होंने ये रकम लिया था। कुल मिला जुला कर ये पूरी तरह से साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, और एफआईआर की कॉपी में भी जो सीबीआई ने अपनी पेश की है उसमें भी यही दर्ज किया गया है। तो इस मामले में कई नई कुड़ियां जो हैं आगे आने वाली 11 मार्च के बाद खुल सकती हैं।
बिल्कुल सर्वेश, और बीजेपी जो है इस पूरे मामले के तार कांग्रेस से भी जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक पेंटिंग की बात भी उठी थी कि करोड़ों रुपए की पेंटिंग की भी खरीदो फरोख्त हुई थी, तो कांग्रेस ने उसका जवाब भी दिया है। हालांकि उस पर काफी ज्यादा बीजेपी जो है चर्चा कर रही है। देखिए, जब इनकी गिव एंड टेक का जो भी वाधवान से और राणा कपूर के बीच जो भी डीलिंग हुई थी, उसके बाद जो भी इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ, उस संपत्ति के इजाफे के बाद अब तक जो आउटपुट मिल रहा है उसमें 2000 करोड़ से अधिक इनकी संपत्ति बताई जा रही है। अब उस 2000 करोड़ की अधिक संपत्ति में तकरीबन 50 के आसपास करोड़ों की पेंटिंग्स बताई जा रही हैं, कई इनके सेल कंपनियां बताई जा रही हैं, यहाँ तक इनके लंदन में कुछ करोड़ों की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का अभी मामला है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो भी आरोपी होंगे, आपको एक अहम बात बता दूं इसमें मुर्जा जी की, जिस वक्त पंजाब बैंक का मामला का घोटाला हुआ था, उसके बाद जिस तरह से उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस दौरान ईडी कई वित्तीय संस्थाओं पर अपनी कड़ी नजर बनाए हुए थे। उस दौरान डीएचएफएल की धीरे धीरे कड़ियां खुल रही थी। और अगर आपको याद होगा और हमारे दर्शकों को याद होगा तो डीएचएफएल की जितनी वित्तीय संस्था जिस तरह से वो होम लोन प्रोवाइड करती थी, अलग अलग अमाउंट प्रोवाइड करती थी, लोगों को कर्ज देने काम करती थी, उस दौरान उसकी सारी वित्तीय संस्थाओं पर नकेल कस दिया गया था। और उसके जो भी होम लोन रिकवरी के जो केसेस थे वो तकरीबन देश के तकरीबन दर्जन भर अन्य बैंकों को प्रोवाइड कर दिए गए थे, जिसमें से आईसीआईसीआई बैंक है और अन्य बैंक शामिल है। कुल मिला जुला कर ये मामला काफी पेचीदा है। तो अब तक 4300 करोड़ रुपया राणा कपूर और वाधवान के बीच है, तो वहीं 2000 से अधिक संपत्ति कहां से राणा कपूर ने बनाई, उसका भी जवाब राणा कपूर को देना होगा। कुल मिला जुला कर 11 तारीख तक ये ईडी की रिमांड पे है। 11 तारीख के बाद हो सकता है कि इसमें कुछ नई कड़ियां जुड़े, नए कुछ खुलासे हों। बिल्कुल सर्वेश, और एक जो सवाल कांग्रेस यहाँ पर उठा रही है कि येस बैंक इतना ज़्यादा कर्जे में किस तरह से डूबी पिछले कुछ चंद सालों में, और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ पिक्चर्स भी शेयर की थी राणा कपूर की बीजेपी लीडर्स के साथ। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे जी सर्वेश, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर जो सवाल उठा रही है कि येस बैंक इतना ज्यादा कर्जे में कैसे डूबी, और साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर पिक्चर्स भी शेयर की थी कुछ बीजेपी लीडर्स की राणा कपूर के साथ। मुर्जा जी, अगर एक यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे जी, कि अगर एक आम आदमी अपना नया मकान लेने के लिए कर्जा लेता है और 1 महीने की महज ईएमआई नहीं भरता है, तो उसके दरवाजे पर दूसरे महीने की 10 तारीख के पहले बैंक के तमाम कर्मचारी खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े वित्तीय संस्थानों में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों रुपए आदान प्रदान हो रहे हैं, तो क्या इन बैंक अधिकारियों को, बैंक के जो भी प्रबंधन कारक है, उन्हें मालूम नहीं पड़ता है? जरूर इन्हें इस बात की जरूर जानकारी होगी, इल्म होगा। ये इस बात से अनजान थे कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में वित्तीय संस्थानों पर ईडी की नजर पड़ रही है, देश के अन्य जांच एजेंसियों की नजर पड़ रही है, इन्हें नहीं लगा था कि इन पर भी नजर पड़ेगी और ये भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। तो अब जांच के घेरे में तो आ चुके हैं। अब ये देखना होगा कि क्या इसमें सिर्फ 6 लोग ही शामिल हैं कि डीएचएफएल से जुड़े और भी बड़े लोग शामिल हैं, या येस बैंक के और भी अधिकारी बड़े शामिल हैं। ये सूची काफी लंबी बन सकती है। बिल्कुल सर्वेश, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। सीमाबी सूरत हाल से सरमायाकारों में अफरा तफरी है। सरमायाकार सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। आज कारोबार के आगाज से शेयर बाजार की हालत खराब रही और वो मजीद अबतर होती जा रही है। एक मौके पर सेंसेक्स 2357 पॉइंट गिर गया था। इसे सेंसेक्स की तारीख की सबसे बड़ी गिरावट करार दिया जा रहा है। निफ्टी की हालत भी खस्ता है। निफ्टी में 600 पॉइंट से जायद की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में इतनी बड़ी गिरावट से सरमायाकार फिक्रमंद हैं और घबराए हुए हैं। शेयर बाजार की इस खलबली को कोरोना वायरस और येस बैंक के बहरान से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर के खांसी जुकाम से मुतासरा अफराद को मुंह पर मास्क लगाने की भी हिदायत दी जा रही है। ऐसे में मास्क की कीमतों में भी इजाफा होने के साथ साथ दुकानों पर इसकी कमी महसूस हो रही है। लेकिन मास्क की जबरदस्त मांग को देखते हुए इसका फायदा उठाने वाले इस्तेमाल शुदा मास्क को धुलाई करके दोबारा बाजार में फरोख्त कर रहे हैं।
इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब भिवंडी में सोशल मीडिया पर सड़क किनारे कचरों के ढेर में काफी तादाद में मास्क फेंकने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हेल्थ महकमे के अफसरान भी हरकत में आ गए और इसकी तफ्तीश शुरू की। बताया जाता है कि बैरून ममालिक के इस्तेमाल शुदा मास्क को यहां लाकर उसे साफ करके बाजार में महंगे दामों में बेचने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इससे कब्ल ये राज फाश हो गया। इंतजामिया ये सारे मास्क अपने कब्जे में लेकर इसे जाया करने की तैयारी कर रही है। औरंगाबाद को महाराष्ट्र की सयाहती राजधानी का दर्जा हासिल है, लेकिन कोरोना वायरस की वबा के चलते औरंगाबाद के सयाहती मकामात सूने पड़े हैं। गैर मुल्की सयाहों की आमद में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जाई है, जिसके सबब टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप होकर रह गई है। औरंगाबाद को महाराष्ट्र की सयाहती राजधानी कहा जाता है। दुनिया भर से लोग गारहाय एलोरा, अजंता, बीबी का मकबरा और पंचक्की देखने के लिए औरंगाबाद का रुख करते हैं। गैर मुल्की सयाहों में एक बड़ी तादाद जापान, कोरिया, थाईलैंड और बुद्धिज्म से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की होती है, लेकिन हुकूमत हिंद ने इन ममालिक के सयाहों के वीजा मनसूख कर दिए हैं, जिसके सबब 70 से 80% गैर मुल्की सयाहों की आमद पर रोक लग गई है। अपना जो औरंगाबाद का सीज़न स्टार्ट होता है ये अक्टूबर से मार्च रहता है। मार्च ये आखिरी महीना टूरिस्ट का रहता और इसमें काफ़ी अच्छा टूरिज्म औरंगाबाद को मिल जाता, तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार टूरिस्ट एक महीने में औरंगाबाद में पहुंच जाता है, जो कि एक टोटल अभी आज के डेट में कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से और एग्ज़ाम्स की वजह से तो टूरिस्ट का थोड़ा सा फ्लो कम है। बाकी कोरोना वायरस का इफेक्ट तो हमारे एलोरा के पास कुछ नहीं है, मगर अफवाह के वजह से हमारे लोग कम हुए हैं टूरिज्म थोड़ा सा। बिजनेस तो अभी तो बहुत ही कम है। बिजनेस एक्चुअली देखा गया तो अभी एलोरा एरिया में और कुल्ताबाद, दौलताबाद एरिया में ये अराउंड 25% में आ गया है। कोरोना वायरस से हमारा बिजनेस पूरा ठप हो गया है। हमारी दुकान में लाखों रुपए का माल भरा पड़ा है। हमारा मेन बिजनेस चलता है थाईलैंड, चाइना, वियतनाम और ये सारी टूरिस्ट जो आती है वो सारी आना बंद हो गई है। औरंगाबाद में एक बड़ी आबादी सयाहती पेशे से जुड़ी हुई है। इनमें होटल मालिकान, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड, नवादरात के व्यापारी, सिल्क शोरूम और छोटे कारोबारी, गर्ज हर कोई किसी न किसी तरह इस पेशे पर इन्हिसार करता है। ऐसे तमाम अफराद अब बेरोजगार हो चुके हैं। इनके कारोबार पूरी तरह ठप हो चुके हैं। खास करके बुद्धिस्ट सेक्टर जो है एलोरा में और अजंता में वो विजिट किया करते थे, लेकिन ये साल मार्च में बिल्कुल ही वो नहीं है, फ्लो ही नहीं है। I'll take precautions when I go through airports because I feel like that's high risk, but I'm not worried about. आलमी शोहरत याफ्ता गारहाय अजंता और गारहाय एलोरा को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं, लेकिन आलमी सतह पर कोरोना वायरस का असर देखते हुए ये सयाहती मकाम आज सूने नज़र आ रहे हैं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मुतनाज़ा शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुखालफत के इजहार के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के रूबरू इंडिया अगेंस्ट CAA, NPR और NRC फेडरेशन की जानिब से आर्टिस्टों के एक ग्रुप ने मुख्तलिफ तस्वीर बनाकर एहतजाज दर्ज करवाया। फेडरेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाज को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुल्क के सेक्युलर किरदार की बका के लिए जदोजहद जारी रहेगी। हम जब आज़ाद हुए थे उस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब तरह के लोग इस भारत के नागरिक बने थे, और अगर किसी पर मुल्क में, समझो पाकिस्तान में, किसी जमात के मुसलमानों को अगर वहाँ की सियासत तकलीफ दे रही है तो उन्हें ये पूरा अधिकार है कि वो भारत में आए और यहाँ पे रहें और यहाँ पे रह के यहाँ की नागरिकता हासिल करें। उसे हम सिर्फ वो मुस्लिम है इसलिए विरोध करना बहुत गलत है, क्योंकि हम सेक्युलर कंट्री है, हम
धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं तो धर्मवादी भूमिका से कानून नहीं बनाना चाहिए। ये जो CAA कानून है वो धर्मवादी भूमिका से बनाया है, इसलिए हम उस कानून को विरोध करते हैं। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे पर बीजेपी की बयानबाजी का शिवसेना लीडर संजय राउत ने जवाब दिया है। राउत ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह लोग पंढरपुर और शिरडी जाते हैं उसी तरह उद्धव ठाकरे अयोध्या गए। उन्होंने इस मामले में सियासत को गैर जरूरी करार दिया। देखिए, निशाना साधने की जरूरत नहीं है। क्यों है? अभी आपने देखा कि मेरे साथ सुप्रिया जी आई थी। सुप्रिया जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे महाराष्ट्र में हम शिरडी में जाते हैं, पंढरपुर में जाते हैं लोग श्रद्धालु, वैसे उद्धव ठाकरे जी हम लोग अयोध्या में जाते हैं। उसमें आश्चर्य की या टिक्का टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी श्रद्धा है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप जाइए। हाँ, हमारे ऊपर निशाना साधने से अच्छा है कि आप भी जाइए, आप भी वहाँ जाकर काम करिए। बीजेपी अक्सर आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाती रहती है। हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पाठशाला है, हमारे पाठशाला हम चलाते हैं। हमारे पाठशाला में प्रखर हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो सबसे ज़्यादा तेज और तर्रार है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी लीडर फौजिया खान ने आज एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मुलाकात में राज्यसभा इंतखाबात को लेकर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक एनसीपी लीडर मजीद मेमन की जगह इस मरतबा फौजिया खान को राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है। बेंगलुरु में आज से नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी के लिए छुट्टियों का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस फैलाने के खदशे के पेश नज़र हुकूमत ने यह कदम उठाया है। असेंबली में हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात की तफसीलात फराहम की। कांग्रेस के रुकन असेंबली NA हारिस ने कोरोना वायरस का मामला उठाया। वज़ीर तिब्बी तालीम सुधाकर ने इस मर्ज की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात की जानकारी फराहम की। दूसरी जानिब महकमे तालीम ने बेंगलुरु के शहरी और दिही इलाकों में नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी के तलबा के लिए 1 माह की छुट्टी का ऐलान किया है। बेंगलुरु में CAA के खिलाफ जारी बिलालबाग के एहतजाज ने अब तक 1 माह मुकम्मल कर लिया है। बेंगलुरु में खवातीन का अब तक का ये तवील एहतजाजी मुजाहरा साबित हो रहा है। खवातीन की हिम्मत और हौसलों की हर जानिब से सताइश की जा रही है। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट शाकिरा खानूम ने कहा है कि दिल्ली के फसादात में घरों का जलाना, फिर अवाम से शहरियत के दस्तावेजात मांगना एक गहरी साजिश का हिस्सा है। संविधान नहीं बदलना है, आप कुछ भी कर लो। जब NPR आया, NCR आया, तो एक जगह आपने कहा कि नहीं हमने कुछ सोचा ही नहीं है, और एक जगह कहा नहीं हमने कहा ही नहीं है। हम लोग परेशान थे, अगर नहीं है तो ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? मगर उसकी सच्चाई हम लोगों के सामने, इन झूठों की सच्चाई हम लोगों के सामने आईने की तरह आ गई। जब दिल्ली जल रही थी, तो तब पता चला कि इंसाफ लागू हो रहा है या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिन लोगों के कागजात, जिन लोगों के जज्बा, जिन लोगों की इज्जत, जिन लोगों के हाथ पैर उस आग में जल गई, तो वो कागज कहाँ दिखाएंगे? SDPI ने NPR के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान किया है। SDPI का कहना है कि NPR के खिलाफ घर घर जाकर शोर बेदारी प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। इस ज़मन में SDPI कर्नाटक के सदर इलियास अहमद थम्बे ने गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नाटक में बीजेपी लीडरों के मुबैना इश्तियाल अंगेज बयानात की भी SDPI सदर ने मजम्मत की। इलियास अहमद थम्बे से गुलबर्गा में बात की हमारे नुमाइंदे जवाद मीर ने।
एसडीपीआई ने मुल्क के हालात पर तशवीश का इज़हार किया। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटक के रियासती सदर इलियास अहमद तुम्बे। सर, किस तरह से देख रहे हैं जो हालात नज़र आ रहे हैं? दुर्र-ए-इस्लामी मुजाहिदे आज़ादी को जो है पाकिस्तानी एजेंट करार दिया जा रहा है, बीदर शाहीन स्कूल पर जो है सेडिशन चार्ज का मामला दर्ज किया जाए, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? एक्चुअली सबसे पहले हम लोग ये कहना चाहते हैं, एनपीआर को कर्नाटक स्टेट में जारी करने के लिए सीएम अभी रेडी हुआ है अप्रैल 1 से लेकर। हम कर्नाटक में हर घर घर में जाके इसके बारे में इनके खिलाफ बेदारी करेंगे। एनपीआर को एक डॉक्यूमेंट भी नहीं देना, एक इवन इन्फॉर्मेशन भी नहीं देना है। गाँव आवाम के मदद के बिना कैसा चलाएंगे देखेंगे। हम लोग वी विल कंडक्ट टोटली एक बॉयकॉट प्रोग्राम इन कर्नाटका। हम लोग इसका गवर्नमेंट का जो मुंह को मजम्मत करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दुर्र-ए-इस्लामी 102 ईयर ओल्ड एक फ्रीडम फाइटर, वेरी सीनियर फ्रीडम फाइटर, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और बहुत सारे आंदोलन चलाए भी है। ऐसा एक सीनियर एक फ्रीडम फाइटर के खिलाफ यहाँ के एक बीजेपी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल इतना एक कंडम बात किया है। पाकिस्तान एजेंट भी बताया, क्या हिम्मत है, आधा उम्र भी उनको नहीं है, 102 ईयर। अब इतना बड़ा सीनियर आदमी है, आज भी वेरी एक्टिव फाइट करने वाला है। तो इनके बारे में इतना कंडम बात करने वाला एक यत्नाल, इनके ऊपर आज तक एक एफआईआर भी दाखिल नहीं हुआ। सर, कई एक मामले जो है, जैसे सीटी रवि का मामला है, कई एक जो है बीजेपी लीडर्स की तरफ से जो है इश्तियाल अंगेज़ बयानात आए हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं हुआ। गुलबर्ग में वारिस पठान आए थे, उन्होंने कुछ इश्तियाल अंगेज़ बात की, जो मुतनाज़ा बात की, उन पर एक केस दर्ज हो गया है। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ केस दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है और दूसरी जानिब कुछ भी नहीं होता है? एक्चुअली हम लोग हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम के ऊपर हम लोग भरोसा रख कर चलना है, दूसरे इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और पब्लिकली हम लोग सोशल बॉयकॉट नहीं तो सोशल फाइट करना है। ऑलरेडी रेणुकाचार्य के खिलाफ हम लोग ऑलरेडी एक एफआईआर यानी एक कंप्लेंट दर्ज किया है, अभी सीटी रवि के खिलाफ और यत्नाल के खिलाफ। रेणुकाचार्य ने क्या कहा? रेणुकाचार्य ने ऐसा कहा, मेरे को मुसलमान वोट नहीं दिए, जिस जगह में मुसलमान है उनका एरिया को बिल्कुल मैं डेवलप नहीं करूँगा। ये होनाली में भी पब्लिक प्रोग्राम में बताया और विधानसभा का बैंक्वेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। चलो, धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे एसडीपीआई की रियासती सदर इलियास अहमद तुम्बे, जिनका कहना है कि एनपीआर का टोटल बाइकआउट किया जाएगा। अगर से अवामी इसका ताउन नहीं करे तो प्रोग्राम खुद ब खुद फेल हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। ख़वातीन के साथ तफरीक न की जाए, ख़वातीन पर जुल्म सितम का सिलसिला बंद हो। ख़वातीन न सिर्फ ख़ानदान बल्कि मुल्क की तरक्की का हिस्सा है। बेंगलुरु की अलामीन कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में इन ख्यालात का इजहार किया गया। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से हुई इस तकरीब में निर्भया मामले में कसूरवारों को फांसी की सज़ा दिए जाने का खैर मकदम किया गया। सिर्फ निर्भया के मामले में ही नहीं, इस्मत रेज़ी के तमाम मामलों की जल्द से जल्द जांच और कसूरवारों को सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग की गई। इस मौके पर तालीम और दीगर शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा गया। सालों तक वो केस मामला चलता रहता है, वो जस्टिस नहीं मिलता। निर्भया केस जो इतना हल्ला हो गया देश में, फिर भी 7 साल लगे, अभी भी फांसी की सज़ा नहीं हुई है। अभी तो इंतज़ार हो रहा है। तो वो तो हाई प्रोफाइल केस था और छोटे छोटे जो केस है वो तो ऐसे ही गुम हो जाते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि जो जस्टिस होना है वो जल्द से जल्द होना है और इसमें तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होना है। जिसने जो अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। And everywhere there is discrimination against women, but at Al-Amin Institute of Management Studies, as a principal, I always take the lead to empower women, and I always believe in the philosophy of educating a boy, only he gets educated, but educating a girl, a family gets educated. Yeah, but situation has changed now. Girls are all working in all fields, and they are empowering men, and I am really very happy about this. And our college, this Al-Amin College, they have invited me as chief guest for Women's Day function. और आज का जो नौजवान है और जो नौजवान नस्ल है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो तालीम याफ्ता हो रहे हैं और इनके ज़रिए एक अच्छा सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा और ये जब आगे आ रहे हैं तो मुल्क का भी मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। कर्नाटक के रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नूर
जारा खानुम ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से रिम्स अस्पताल में अद्वियात और दीगर तिब्बी अशिया की किल्लत को दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। नूर ज़ारा खानुम ने बताया कि लोगों को दरपेश मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए अद्वियात की सप्लाई के लिए टेंडर्स की कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा अद्वियात की सप्लाई के सिलसिले में वज़ारत तिब्बी तालीम से भी मंजूरी हासिल कर ली गई है। नूर ज़ारा खानुम कर्नाटक के रायचूर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रही थी।